इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बिना जसप्रीत बुमराह के हराया। भारतीय टीम में के बहुत बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उनके बिना दक्षिण अफ्रीका को हराना बहुत एक तरीके से बड़ी बात है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आई है। जी हाँ, जहाँ पे आपने पहले मैच में देखा होगा, जहाँ रीजा हेंड्रिक्स, ड्वेन प्रिटोरियस, लुंगी एनगिडी और हेनरी क्लासन जो फुल फॉर्म में चल रहे हैं, जो इन्होंने इंग्लैंड को सीरीज हराने में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जहां आपने एक्सपेरिमेंट की बात करी वहां टीम इंडिया भी एक्सपेरिमेंट ही करती हुई नजर आ रही है। टीम इंडिया में अगर आप मौजूदा सीरीज पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या नहीं है, भुवनेश्वर कुमार नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, और इसके अलावा रविंद्र जडेजा जो है वो इंजर्ड हैं। तो 4 प्रमुख खिलाड़ी तो भारतीय टीम के पास भी नहीं है। देखो हेंड्रिक्स जो है आक्रामक भी खेल सकते हैं, विकेट भी बचा सकते हैं और एक ओपनर का ऑप्शन उन्हें मिलता है। दूसरी तरफ ड्वेन प्रिटोरियस है, उनके पास लंबे हिट मारने की क्षमता है। लेकिन जो अभी टीम चल रही है, दीपक चहर, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार की जगह हर्षल पटेल अभी टीम में है। मेरे को लगता है ये 3 गेंदबाज उनकी जगह फिक्स कर देनी चाहिए टीम में। टीम इंडिया की गेंदबाजी पर नजर डालें। शुरुआती ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, विकेट लेने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन जैसे ही बात डेथ बॉलिंग पर आती है तो वहीं टीम इंडिया का पलड़ा जो है वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है बाकी टीम के कंपैरेटिवली। अगर आप 19वां ओवर देखें तो टीम इंडिया इसमें इतिहास रच चुकी है अब तक। पिछले कुछ मुकाबलों में अगर आप देखें तो चाहे भुवनेश्वर कुमार आ जाएं, अर्शदीप सिंह आ जाएं, या हर्षल पटेल आ जाएं, या जसप्रीत बुमराह भी आ जाएं, 19वां ओवर का इतिहास रच चुका है कि ये ओवर पिटना ही पिटना। लेकिन जिस पहाड़ की आपने बात करी कि जिस पहाड़ पर रनों का अंबार छुपा हुआ है, लेकिन वही पहाड़ टीम इंडिया के लिए ढह गया था। 2017 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया था। टीम इंडिया सिर्फ 118 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20I मुकाबला रविवार 2 अक्टूबर को गुवाहाटी के मैदान पर खेला जाएगा। पहला मैच जीतकर 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे चल रही है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया पहली बार दक्षिण अफ्रीका को अपने घर में हरा पाएगी या नहीं, क्योंकि आज तक टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका को कोई भी T20I सीरीज अपने घर में नहीं हरा पाई है और एक मैच में पराजित होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम वापसी करने का भी मादा रखती है। इस बड़े मैच पर चर्चा करने के लिए हमारी टीम के 2 साथी मौजूद हैं, जिनके साथ कुछ अहम सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शो की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेरे 2 साथी जुड़ चुके हैं। एक तरफ है राहुल और दूसरी तरफ है शादाब अली। आप दोनों का इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप दोनों से मेरा सीधा सवाल यही है कि कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो दूसरा T20I मुकाबला खेला जाएगा, इस मुकाबले में किस टीम के जीतने के चांस सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं और क्यों? ये सवाल सबसे पहले मैं राहुल से करना चाहूंगा। राहुल, देखिए अंकित, मैं आपको बता दूं कि कल का मुकाबला मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय टीम जीतने वाली है, क्योंकि जो टीम इंडिया की लय नज़र आ रही है, जो ऑस्ट्रेलिया को पहले जिस तरीके से हराया, पहले मुकाबले में हार मिली, उसके बाद दूसरे मुकाबले में हराया, फिर तीसरे में हराया, फिर अब दक्षिण अफ्रीका को पहले मुकाबले में हराया। तो जो लय है, जो एक मोमेंटम है टीम इंडिया के साथ, वो उन्हें ये दूसरे मुकाबले को भी जीतने में भी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और जो अगली बात कारण मैं आपको बताऊं कि टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बिना जसप्रीत बुमराह के हराया। भारतीय टीम में के बहुत बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उनके बिना दक्षिण अफ्रीका को हराना बहुत एक तरीके से बड़ी बात है भारतीय टीम के लिए। तो मुझे लगता है जो मोमेंटम है, जो परिस्थितियां हैं, पूरी तरीके से भारतीय टीम के साथ है और मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका को दूसरे मुकाबले में हराकर भारतीय टीम यह श्रृंखला अपने नाम करने वाली है। जी शादाब जी, इस मैच को लेकर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले धन्यवाद अंकित, मुझे शो से जोड़ने के लिए। मैं यही सोचता हूं कि कल भारत का पलड़ा भारी रहेगा और भारत जीत की प्रबल दावेदार है, क्योंकि उनको घरेलू परिस्थितियों का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें, वह अभी तक 3 सीरीज़ यहाँ खेल चुके हैं और तीनों में अभी तक हारे नहीं है। पहली सीरीज उन्होंने जीती 2015 में, फिर 2018, 2019 में और ड्रॉ खेल के गए। इस साल भी वो आए और 2-2 से बराबर रही। लेकिन इस बार जो भारत की लय है वो नज़र आ रही है बहुत ज़बरदस्त। और उन्होंने बिना जसप्रीत बुमराह के और बिना मोहम्मद शमी के, बिना उनके जो फ्रंट लाइन सीमर्स हैं, फ्रंट लाइन पेसर्स हैं, उनके बिना दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी की कमर कैसे तोड़ी वो आपने देखा। और इसी हिसाब से
भारत का पलड़ा मुझे भारी। तो दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है वो वापसी करने के लिए जानी जाती है। देखिए और श्रृंखला अभी तक जो भारत में जो जितनी भी श्रृंखलाएं हुई हैं उसमें दक्षिण अफ्रीका का ही पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। तो क्या बाकी के 2 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका वापसी कर सकती है? दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो उसमें कई ऐसे प्लेयर्स शामिल हैं जो अकेले दम पर किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं, और यह टीम हमेशा से मजबूत टीमों में रही है। इस टीम में वापसी करने का भी काफ़ी तगड़ा मादा है, तो ये कभी भी वापसी कर सकते हैं, किसी भी बड़ी टीम को हरा सकते हैं, किसी के घर में भी जाके। और अगर आपने मुझसे सवाल किया है तो मैं यही कहूँगा कि दक्षिण अफ्रीका का भी इस सीरीज़ में पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन भारतीय, जैसा मैंने कहा कि जैसा कि भारतीय घरेलू परिस्थिति में खेल रहे, अब भारतीय टीम अपनी घरेलू परिस्थिति, लेकिन घरेलू परिस्थिति में ही अभी तक दक्षिण अफ्रीका भारत को हराती हुई आई है। लेकिन इस बार मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आई है। जी हाँ, जहाँ पे आपने पहले मैच में देखा होगा, जहाँ रीजा हेंड्रिक्स, ड्वेन प्रिटोरियस, लुंगी एनगिडी और हेनरी क्लासन जो फुल फॉर्म में चल रहे हैं, जो इन्होंने इंग्लैंड को सीरीज हराने में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उनको पहले ही मैच में भारतीय टीम से दक्षिण अफ्रीका की टीम से बाहर कर दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि T20 विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे प्रयोग कर रहा है कि किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं। उनकी जो मजबूत प्लेइंग, मतलब वो फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेल रहे हैं। लेकिन जहां आपने एक्सपेरिमेंट की बात करी, वहां टीम इंडिया भी एक्सपेरिमेंट ही करती हुई नजर आ रही है। टीम इंडिया में अगर आप मौजूदा सीरीज पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या नहीं है, भुवनेश्वर कुमार नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, और इसके अलावा रविंद्र जडेजा जो हैं वो इंजर्ड हैं। तो 4 प्रमुख खिलाड़ी तो भारतीय टीम के पास भी नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों टीमें ही जो है कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात उठती है कि कौन मैच में नहीं है, ये सवाल नहीं है, बात है कौन मैच में मौजूद है, ये सबसे अहम माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी इस वक्त टीम में मौजूद हैं उनके प्रदर्शन का आकलन करके ही ये तय किया जा सकता है कि कौन सी टीम कल का मुकाबला जीत पाएगी या नहीं। तो वहीं इसके साथ ही दूसरा जो आपने जहां तक बात करी, रीजा हेंड्रिक्स और ड्वेन प्रिटोरियस, लुंगी एंगिडी, ये तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कल जो पहला मुकाबला नहीं खेल पाए थे, लेकिन क्या अगर ये कल के मुकाबले में वापसी करते हैं तो इनके आने से कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए अंकित, आपने जो 3-4 बड़े खिलाड़ियों के नाम लिए दक्षिण अफ्रीका के, मैं कहना चाहूंगा आप रिटायर हो चुके AB डिविलियर्स को ले आइए, डेल स्टेन को ले आइए, चाहे कितने भी बड़े बड़े बल्लेबाजों को ले आइए, इस भारतीय टीम को हराना दक्षिण अफ्रीका के लिए नामुमकिन होगा। आपने पुरानी सीरीजों का जिक्र किया, अभी साउथ अफ्रीका हाल ही में IPL के बाद आई थी, तो उस समय आपने देखा कि भारतीय टीम में KL राहुल को कप्तान बनाया गया था, वो बाहर हो गए थे। इसके अलावा एक तरीके से कहीं विराट कोहली नहीं खेले, उसमें रोहित शर्मा को आराम दिया गया था। तो एक तरीके से B टीम ने उस श्रृंखला को खेला था और फिर भी 5 मैचों की वो सीरीज 2-2 से बराबर हुई थी। तो इस वक्त भारतीय टीम अपनी पूरी स्ट्रेंथ में है, हालांकि जसप्रीत बुमराह और जडेजा अनअवेलेबल हैं, लेकिन उसके अलावा पूरी भारतीय टीम मजबूत स्थिति के साथ खड़ी है। और पहले मुकाबले में भी हमने देखा, तो मुझे नहीं लगता ये बड़े बड़े खिलाड़ी अगर दक्षिण अफ्रीका के वापस भी आते हैं तो भारतीय टीम को हरा पाएंगे। जी शादाब जी, आपको क्या लगता है कि अगर ये खिलाड़ी वापसी करते हैं, रीजा हेंड्रिक्स, ड्वेन प्रिटोरियस और लुंगी एंगिडी जैसे जो दिग्गज खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के, अगर ये वापसी करते हैं तो ये कितना प्रभाव कल के मैच में डाल पाएंगे? अंकित, आपने हाल ही में इंग्लैंड की सीरीज में देखा था, जहां दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को उन्हीं की सरजमी पे T20I सीरीज में 2-1 से पटकनी दी थी। उसके बाद आयरलैंड को भी इन्होंने 2-0 से क्लीन स्वीप किया था। उसमें उस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रीजा हेंड्रिक्स गए थे, और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था इस दौरान, लगातार 4 पारियों में 4 अर्धशतक लगाने का। और आयरलैंड के खिलाफ ये 42 रन पे आउट होने वाले थे। अगर ये वहां पे 50 लगा देते तो दुनिया के नंबर 1 ऐसे प्लेयर हो जाते T20I में जिन्होंने लगातार 5 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 42 रन पे क्लीन बोल्ड हो गए थे। आयरलैंड के किस बॉलर ने गेंदबाज ने आउट किया था, मैं भूल गया उनका नाम, लेकिन हाँ ये एक रिकॉर्ड बनने वाला था। लेकिन अगर ये दक्षिण अफ्रीका की और भारत की सीरीज में अगर वापसी करते हैं, हरी जर्सी वाली टीम में अगर ये सारे खिलाड़ी वापसी करते हैं, रीजा हेंड्रिक्स हो गए, क्लासेन हो गए, ड्वेन प्रिटोरियस हो गए और लुंगी एनगिडी हो गए। देखो रीजा हेंड्रिक्स
जो है आक्रामक भी खेल सकते हैं, विकेट भी बचा सकते हैं और एक ओपनर का ऑप्शन उन्हें मिलता है। दूसरी तरफ ड्वेन प्रिटोरियस है, उनके पास लंबे लंबे हिट मारने की क्षमता है और टीम को विकेट भी दिलाते हैं। दूसरी तरफ तीसरी तरफ है हेनरिक क्लासेन, वो विकेट कीपर भी हैं, एक अच्छे लंबे कद के खिलाड़ी हैं जो फील्डिंग में भी अच्छा करते हैं। और दूसरी तरफ एक पिंच हिटर की भूमिका भी वो निभाते हैं, हार्ड हिटर की भूमिका हम बोल सकते हैं। और चौथे नंबर पर लुंगी एनगिडी, जिन्होंने इंग्लैंड में 5 विकेट होल लिया था। तो उनके आने से मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है पहले मैच के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो जाएगी और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ 11 की उनकी नज़र आएगी और वो भारत में दूसरे मैच में हराकर वापसी करने का मादा भी रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जहां आपने इनके परफॉर्मेंस की बात करी कि रीजा हेंड्रिक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, आपने ड्वेन प्रिटोरियस का उदाहरण दिया, लुंगी एनगिडी का उदाहरण दिया, लेकिन एक उदाहरण हम भी आपको देना चाहेंगे कि जहां टीम इंडिया के गेंदबाज पिछले मैच में आपने देखा होगा कि किस तरीके से दीपक चाहर, अर्शदीप सिंह या फिर कोई भी टीम इंडिया का गेंदबाज हो, सब ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। तो क्या इस गेंदबाजी के सामने अगर ये बल्लेबाज वापसी भी करते हैं तो इतना आसान इनके लिए टिकना होगा? जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कितने भी बड़े बड़े बल्लेबाज पुराने आ जाएं, वर्तमान टीम इंडिया को हराना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जो स्थिति टीम इंडिया के साथ इस वक्त बनी हुई है, जो मोमेंटम टीम इंडिया के साथ चल रहा है, वो पूरी तरीके से भारतीय टीम के हक में है। दक्षिण अफ्रीका, अभी शादाब ने भी बताया था कि अपने एक्सपेरिमेंट करिए T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो मुझे नहीं लगता अपने इन बड़े बड़े खिलाड़ियों को इस मैच में भी खिलाएगी, क्योंकि उनका खेलना तो मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप में तय है। वो नए खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को आजमा रहे हैं कि हो सकता है कोई उनसे बेहतर गेंदबाज निकल के आ जाए, उनको मौका दिया जाए T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि जो बड़े बड़े आप नाम ले रहे हैं वो इस मैच में खेलेंगे और भारतीय टीम, मैं कहता हूं कि पहले मैच की तरह ही एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका को पराजित करेगी। जी हाँ, जहां आपने एक्सपेरिमेंट की बात करी तो वहीं कल के मैच के दृष्टिकोण से मैं आप दोनों से ही मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या टीम इंडिया को भी कोई बदलाव या कोई एक्सपेरिमेंट इस मुकाबले को लेकर करना चाहिए वर्ल्ड कप से पहले? देखिए अंकित, मैं आपको ये बात साफ साफ कहना चाहूंगा, भारतीय टीम के पास जो एक्सपेरिमेंट करने का दौर था, जो समय था, वो आईपीएल के बाद जब दक्षिण अफ्रीका भारत आई उस समय था, जब भारतीय टीम इंग्लैंड गई उस समय था, जब वेस्ट इंडीज दौरा हुआ, जिम्बाब्वे दौरा हुआ, उस समय भारतीय टीम के पास एक्सपेरिमेंट करने का मौका था। अभी जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की ये वाली सीरीज है, यहाँ भारतीय टीम को अपनी एक निर्धारित प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए, अपने खिलाड़ियों को जो मोमेंटम होता है वो देना चाहिए। अभी देखिए कुछ खिलाड़ी आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर वो T20 वर्ल्ड कप में अलग कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे। एक तरीके से टीम का जो फ्लो होता है वो खराब होता है। तो मुझे नहीं लगता कि टीम को अब लगातार बदलाव करने चाहिए, क्योंकि लगभग एक तरीके से बुमराह को कहा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जडेजा नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन जो अभी टीम चल रही है, दीपक चाहर, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार की जगह हर्षल पटेल अभी टीम में है, मेरे को लगता है ये 3 गेंदबाज इनकी जगह फिक्स कर देनी चाहिए टीम में और लगातार इसी प्लेइंग 11 के साथ भारत को अपने प्रैक्टिस मैच में भी, वर्ल्ड कप में भी और आने वाले 2 मैचों में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना चाहिए। जी हाँ, जहाँ आपने कहा कि कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, तो वहीं आप टीम इंडिया की गेंदबाजी पर नजर डालें। शुरुआती ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, विकेट लेने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन जैसे ही बात डेथ बॉलिंग पर आती है तो वहीं टीम इंडिया का पलड़ा जो है वो काफी कमजोर दिखाई देता है बाकी टीम के कंपैरेटिवली। अगर आप 19वां ओवर देखें तो टीम इंडिया इसमें इतिहास रच चुकी है अब तक। पिछले कुछ मुकाबलों में अगर आप देखें तो चाहे भुवनेश्वर कुमार आ जाएं, अर्शदीप सिंह आ जाएं, या हर्षल पटेल आ जाएं, या जसप्रीत बुमराह भी आ जाएं, 19वां ओवर का इतिहास रच चुका है कि ये ओवर पिटना ही पिटना। तो इस ओवर को लेकर क्या एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया को करना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर गेंदबाजों की कोई गलती रही, क्योंकि भारत ने अपने लगभग सभी बड़े गेंदबाज यहाँ पर आजमा लिए हैं, बुमराह से लेकर अर्शदीप तक सभी की पिटाई हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा किस्मत का भी होता है। 19वां ओवर एक बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से देखिए आप, 19वां ओवर होता है पावर हिटिंग के लिए, बल्लेबाज को आने हैं, हिट करना है, विकेट की कोई चिंता नहीं करना है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा लक का यहाँ पे थोड़ा सा भारत के साथ किस्मत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट करने की मुझे लगता नहीं कि जरूरत है, क्योंकि हर्षल पटेल अगर टीम में होंगे तो डेथ ओवर में बॉलिंग कर लेंगे। अर्शदीप काफी अच्छी करते हैं, हालांकि 1-2 बार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी एक्सपेरिमेंट की जरूरत मुझे नहीं लगता भारतीय टीम के। आपके हिसाब से कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्या टीम इंडिया में नजर आ रही है? देखिए इनके तभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि भारतीय टीम एक्सपेरिमेंट कर रही है, जहाँ पे हार्दिक पांड्या नहीं है और जसप्रीत बुमराह चोटिल है, उनकी जगह मौका दिया जा रहा है। रविंद्र जडेजा चोटिल है, उनकी जगह खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। तो जैसा राहुल ने बिल्कुल सही बात बोली है कि भारत को आखिरी स्टेज पे वर्ल्ड कप बिल्कुल
किनारे पर खड़ा है। अब भारतीय टीम को इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। अपनी जो सबसे मजबूत प्लेइंग 11 है उनको उनके साथ उतरना चाहिए, खिलाड़ियों का आकलन करना चाहिए कि कौन 11 में फिट बैठ रहा है, किस पोजीशन पे, बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में या विकेट कीपिंग में। विकेट कीपिंग के भी 4-5 ऑप्शन है अपने पास। तो देखना होगा कि दिनेश कार्तिक ठीक रहते हैं, ऋषभ पंत ठीक रहते हैं, केएल राहुल ठीक रहते हैं, या ईशान किशन तो मेरे ख्याल से ईशान किशन नहीं है। तो यहाँ पे तो 3 विकेट कीपर्स का पेच फंसा हुआ है, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत और केएल राहुल में से कौन विकेट कीपिंग करता है। और ये जी हाँ, विकेट कीपिंग के ऑप्शन में जहां तक है 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक है ऋषभ पंत और दूसरे हैं दिनेश कार्तिक। और उसमें भी ज्यादा तवज्जो जहां तक है वर्ल्ड कप के तौर पर दिनेश कार्तिक को ही दी जा सकती है, क्योंकि दिनेश कार्तिक एक फिनिशर की भूमिका जो है वो बखूबी निभा रहे हैं। वही कहीं ना कहीं अब कल के मैच को लेकर ही मेरा आपसे सवाल है कि कौन प्लेयर ऑफ द मैच कल का बनने जा रहा है। राहुल आप बताइए पहले। देखिए, मैं इस बात को भी पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीतती है तो उसके हीरो होने वाले हैं सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी में। क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाज खेल रहे हैं, आप देखिए पिछले साल इन्होंने डेब्यू किया है और आईसीसी रैंकिंग में देखिए दूसरे स्थान पर जा पहुंचे हैं। तो जिस तरीके के फॉर्म में बल्लेबाज है, जिस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके विपक्षी टीम को ध्वस्त करता है, मुझे लगता है कल के मुकाबले में भी उनका बोलबाला रहने वाला है और उनके बल्ले से जमकर निकलने वाले हैं। आपके हिसाब से कौन प्लेयर ऑफ द मैच? देखिए, अगला मैच गुवाहाटी में है और इसको रनों का पहाड़ कहा जाता है। यहाँ पे जमकर रन बनते हैं और ऐसे में बल्लेबाजों को वहाँ पे जाकर फायदा मिलने वाला है। तो मैं कहूँगा कि क्विंटन डीकॉक और अगर रीजा एंड्रिक्स खेलते हैं तो सबसे पहले नाम मैं क्विंटन डीकॉक के बाद रीजा एंड्रिक्स का रखूंगा। तो मुझे लगता है कि डीकॉक, अगर साउथ अफ्रीका जीतती है, अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो जी हाँ। लेकिन जिस पहाड़ की आपने बात करी कि जिस पहाड़ पर रनों का अंबार छुपा हुआ है, लेकिन वही पहाड़ टीम इंडिया के लिए ढह गया था। 2017 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया था। टीम इंडिया सिर्फ 118 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सिर्फ 15 ओवर में ही ये मुकाबला जीत लिया था। तो जिस पिच पर आप बता रहे हैं कि रनों का अंबार छुपा हुआ है, वहां पर टीम जो पहले बल्लेबाजी करती है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। बिल्कुल। देखिए, अभी पहला मैच हुआ था कि किसी को पता नहीं था कि गेंदबाजी को पिच गेंदबाजों को मदद देगी और लो स्कोरिंग मुकाबला इतना कांटे वाला हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो आने वाले समय में भी चाहे 118 का स्कोर बने, चाहे 120 का स्कोर बने, मुझे नहीं लगता कि आने वाले जो मैच है कल का, जो 2 अक्टूबर का मैच होने वाला है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में उस पिच पर, मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पे जमकर रन बरसेंगे दक्षिण अफ्रीका की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी, और दर्शकों को वहाँ पे पैसा वसूल मैच देखने को मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ। आप दोनों का इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरीके के एक खास शो के साथ। धन्यवाद।